प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ। आज इसमें अपन एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है निक्षेप अनुबंध, या अंग्रेजी में अपन इसको बेलमेंट के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम आप इसका अर्थ समझिए कि निक्षेप या बेलमेंट हम किसे कहते हैं। देखिए, निक्षेप अनुबंध जो है वो एक ऐसा विशिष्ट खास अनुबंध होता है जिसमें एक पक्षकार, एक व्यक्ति किसी दूसरे पक्षकार को या दूसरे व्यक्ति को किसी खास उद्देश्य या मकसद से अपनी वस्तु या संपत्ति सौंपता है, देता है, और उस उद्देश्य के पूरा हो जाने के पश्चात या उस मकसद के पूरा हो जाने के पश्चात अपनी वस्तु को वापस प्राप्त कर लेता है। यानी निक्षेप अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जिसमें एक पक्षकार माल की सुपुर्दगी दूसरे पक्षकार को एक निश्चित उद्देश्य से करता है और उस उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात अपने माल को वापस प्राप्त कर लेता है। तो इसे ही अपन निक्षेप अनुबंध के नाम से या बेलमेंट के नाम से जानते हैं। यानी आप जब अपनी कोई वस्तु किसी दूसरे को दे रहे हैं और कुछ समय बाद जब पर्पस पूरा हो गया, उद्देश्य पूरा हो गया, आपने अपनी वस्तु वापस प्राप्त कर ली, ये निक्षेप है। आपका मित्र मान लीजिए कोई बाजार जा रहा है और बाजार जाने के लिए आपने उसको अपनी साइकिल आपने दी, तो ये एक तरह से आपके और आपके मित्र के बीच में निक्षेप अनुबंध हो गया। आपने अपनी वस्तु संपत्ति दूसरे को दी, उद्देश्य पूरा हो गया, उसने आपकी वस्तु संपत्ति यानी आपकी साइकिल लौटा दी। तो ये दोनों पक्षकारों के बीच में निक्षेप अनुबंध है। तो इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे जैसे अपन आगे चलेंगे वो उदाहरण अपने को देखने को मिलेंगे। जहाँ तक इसकी विशेषताओं की बात है कि निक्षेप अनुबंध में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो देखिए इसकी पहली विशेषता कि निक्षेप अनुबंध के जो दो पक्षकार होते हैं, अभी इसके अर्थ में आपन ने देखा कि एक पक्षकार अपनी वस्तु या संपत्ति दूसरे को सौंपता है, दूसरे को देता है। तो जो पक्षकार अपनी वस्तु की सुपुर्दगी दूसरे को देता है, उस पक्षकार को अपन निक्षेपी के नाम से जानते हैं या उसको हम बेलर के नाम से जानते हैं। निक्षेपी को हम बेलर बोलते हैं, और जिस पक्षकार को वस्तु सौंपी जाती है, जिसे दी जाती है, उस पक्षकार को हम निक्षेप ग्रहीता यानी बेली के नाम से जानते हैं। तो निक्षेप अनुबंध के दो पक्षकार, सुपुर्दगी देने वाला निक्षेपी, और जिस पक्षकार को सुपुर्दगी दी जाती है उसे हम निक्षेप ग्रहीता के नाम से जानते हैं। दूसरी विशेषता कि निक्षेप अनुबंध में जो है वो केवल चल संपत्तियों का ही निक्षेप हो सकता है। चल संपत्तियां, या जिसको अंग्रेजी में अपन मूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। देखिए, अकाउंटेंसी में आप पढ़ते हैं कि संपत्ति जो है वो मूवेबल और इमूवेबल, अचल, दो प्रकार की हो सकती है। अचल से मतलब है कि जो एक ही स्थान पर स्थित है, जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा नहीं सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, हैवी मशीनरी है, ये सब किस में आते हैं? अचल संपत्ति में आती है। चल संपत्ति में क्या आता है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सकती है, जिसका मूवमेंट हो सकता है, वो चल संपत्ति है। चल संपत्ति में हम कैश को भी शामिल करते हैं, मुद्रा को भी शामिल करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप कि निक्षेप की दृष्टि से हम मुद्रा को शामिल नहीं करते। यानी निक्षेप जो है वो केवल चल संपत्तियों का हो सकता है, पहली बात। और दूसरी बात कि चल संपत्तियों में हालांकि मुद्रा शामिल होती है, लेकिन मुद्रा जो है वो उसका निक्षेप संभव नहीं है। यानी आपने किसी दूसरे व्यक्ति को मान लीजिए 100 रुपये दिए,
तो ये निक्षेप के अंतर्गत नहीं आएगा। फिर दूसरी बात कि निक्षेप अनुबंध केवल जब ही माना जाता है जब एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को सुपुर्दगी हो जाए। सुपुर्दगी जिसको अंग्रेजी में अपन डिलीवरी के नाम से जानते हैं, यानी निक्षेपी से निक्षेप ग्रहीता को सुपुर्दगी होना जो है वो आवश्यक है। जब तक सुपुर्दगी नहीं होगी जब तक निक्षेप अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। तो सुपुर्दगी जो है वो निक्षेप अनुबंध में बहुत विशेष खास महत्व रखती है। फिर निश्चित उद्देश्य, तो इसमें निक्षेप अनुबंध में जो वस्तु की सुपुर्दगी एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को हो रही है उसका एक खास पर्पस होता है, खास उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही आप अपनी वस्तु या संपत्ति दूसरे को देते हैं। आपने अपने मित्र को साइकिल दी बाजार जाने के लिए, इसी तरह से आपका मान लीजिए स्कूटर या मोपेड खराब हो जाती है तो आप उसको मैकेनिक को रिपेयर के लिए देते हैं। इसी तरह से आप जैसे धोबी को प्रेस के लिए या धोने के लिए कपड़े प्रदान करते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपके घर में कोई फंक्शन है, शादी है, विवाह समारोह है, तो टेंट हाउस से आप सामान किराए पर लाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब निक्षेप के ही उदाहरण हैं, और इनमें हर एक में आप देखिए कि कोई ना कोई आपका पर्पस है, उद्देश्य है। मित्र को सहायता करने की दृष्टि से आपने अपनी साइकिल दी, स्कूटर आपने रिपेयर की दृष्टि से मैकेनिक को दिया, धोबी को कपड़े आपने धुलवाने या प्रेस करने की दृष्टि से दिए, टेंट हाउस से जो आप सामान किराए पर लाए वो शादी के पर्पस के लिए लेकर आए। तो एक खास पर्पस या उद्देश्य होता है निक्षेप अनुबंध, और जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाता है वस्तु जो है वापस सौंप दी जाती है जिस पक्षकार ने दी थी उसे। क्योंकि यहाँ पर हम देखिए निक्षेप अनुबंध में कभी भी वस्तु का ट्रांसफर जो है वो स्थायी तौर पर नहीं होता है। स्थायी तौर पर आप दूसरे को वस्तु कब सौंपते हैं? जब आप उसको बेच देते हैं या उसको आप गिफ्ट दे देते हैं या दान दे देते हैं, जब तो बात अलग है। लेकिन मैकेनिक को आपने स्कूटर दिया, स्कूटर ठीक हो गया, वापस आपने प्राप्त कर लिया। कपड़े धोबी को दिए, प्रेस हो गए, वापस आपने प्राप्त कर लिए। यानी उद्देश्य के पूरा हो जाने के पश्चात हम अपनी वस्तु या संपत्ति जो है वो वापस प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। फिर अगली विशेषता कि निक्षेप अनुबंध में केवल अधिकार का हस्तांतरण हो रहा है, स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हो रहा। अधिकार का हस्तांतरण यानी पोजेशन, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन है। पहले वस्तु संपत्ति एक व्यक्ति के अधिकार में है, बाद में वो दूसरे के अधिकार में चली जाती है। पहले स्कूटर आपके पास है, आपके अधिकार में है, आपने उसको मैकेनिक को दे दिया तो अब स्कूटर जो है वो मैकेनिक के अधिकार में चला गया। तो निक्षेप अनुबंध में केवल अधिकार हस्तांतरण हो रहा है वस्तु का, स्वामित्व यानी ऑनरशिप का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। स्कूटर आपका है, आप उसके स्वामी हैं, लेकिन अगर आप उसको मैकेनिक को दे देते हैं रिपेयर के लिए, उसके बावजूद स्वामित्व आपका ही है, ऑनरशिप आपकी ही है, स्कूटर के मालिक आप ही हैं, और उसका स्वामित्व जो है वो दूसरे पक्षकार को ट्रांसफ़र नहीं होता है। दूसरे पक्षकार को ट्रांसफ़र तो कब होता है? जब आप उस वस्तु का विक्रय कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। पहले आप मालिक थे, बाद में दूसरा मालिक बन गया, ये सेल के अंतर्गत आता है, विक्रय के अंतर्गत आता है। और जहाँ तक निक्षेप की बात है, इसमें केवल अधिकार का हस्तांतरण हो रहा है, वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हो रहा। फिर जैसा भी अपन ने देखा था कि निक्षेप अनुबंध में सुपुर्दगी जो है वो बहुत एक अहम भूमिका निर्वाह करती है। तो सुपुर्दगी जो है वो कई प्रकार की हो सकती है। कई प्रकार से मतलब ये है कि एक तो आप फिजिकली भौतिक रूप से अपनी वस्तु दूसरे पक्षकार को सौंप दे दें, ये सुपुर्दगी है।
एक दूसरी सुपुर्दगी जो है वो सिंबॉलिक भी होती है, सांकेतिक रूप में भी होती है कि आपने स्कूटर दूसरे को नहीं दिया, बल्कि जैसे आपने स्कूटर की चाबी दूसरे को दे दी। तो चाबी देने का मतलब यही माना जाता है कि आपने उस वस्तु की सुपुर्दगी जो है वो दूसरे पक्षकार को सौंप दी, दे दी। तो सुपुर्दगी का मतलब आप सिर्फ इतना ही मत लगाइए कि वस्तु जो है वो दूसरे पक्षकार के अधिकार में आ गई। हो सकता है कि वस्तु अभी भी आपके पास ही हो, आपके ही अधिकार में हो, लेकिन उसके बावजूद उसकी सुपुर्दगी दूसरे पक्षकार को हो सकती है। क्यों? क्योंकि सुपुर्दगी के स्वरूप जो हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। चाबी सौंपना, हालांकि स्कूटर अभी आपके पास ही खड़ा हुआ है, लेकिन स्कूटर की चाबी आपने मैकेनिक को दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह से आपने उसकी सुपुर्दगी भी मैकेनिक को प्रदान कर दी। फिर निक्षेप अनुबंध में वस्तु का स्वरूप परिवर्तन हो सकता है, यानी जिस रूप में, जिस रंग रूप आकार बनावट में आपने अपनी वस्तु दूसरे को दी है, उसका रंग रूप आकार बनावट परिवर्तित हो सकता है, बदल सकता है, उसमें कमी आ सकती है, उसमें वृद्धि हो सकती है। ये निक्षेप के अंतर्गत संभव होता है। स्कूटर एक्सीडेंट हो गया तो देखिए, जब वो वापस मैकेनिक से लौट कर आता है तो उसका स्वरूप परिवर्तित है, बदला हुआ है। गंदे कपड़े आपने धोबी को दिए, लेकिन जब वो वापस लौट कर आते हैं तो उनका स्वरूप जो है वो बदला हुआ है, परिवर्तित है। तो निक्षेप अनुबंध में स्वरूप का परिवर्तन होना जो है ये संभव माना जाता है, हो भी सकता है और नहीं भी। फिर एक इसकी और विशेषता है कि निक्षेप अनुबंध जो है वो सशुल्क और निशुल्क दोनों प्रकार का होता है। सशुल्क का तो मतलब है कि जिसमें प्रतिफल होता है, और निशुल्क का मतलब है कि जिसमें कोई प्रतिफल नहीं होता है। क्योंकि शुरू में भी अपन ने पढ़ा है कि कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जिनमें प्रतिफल का होना आवश्यक नहीं है। तो उनमें से एक निक्षेप अनुबंध भी है कि इसमें भी प्रतिफल का होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने अपने मित्र को साइकिल बाजार जाने के लिए दी, वो 1-2 घंटे में बाजार से अपना काम करके लौट आता है, साइकिल आपको लौटा देता है, तो वो कोई आपको शुल्क नहीं देता है, साइकिल का किराया नहीं देता है। तो ये कैसा उदाहरण है? ये निशुल्क निक्षेप का उदाहरण है। लेकिन जब आप बाजार से किराए की साइकिल लेकर जाते हैं तो वो कैसा उदाहरण है? वो सशुल्क निक्षेप का उदाहरण है। मित्र को आप पढ़ने के लिए किताब देते हैं 6 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो ये क्या है? ये निशुल्क निक्षेप है, उससे आप कोई किराया थोड़ी लेते हैं। लेकिन जब आप टेंट हाउस से कोई मान लीजिए 100 कुर्सी किराए पर लेकर आते हैं तो उसका किराया आप चुकाते हैं, तो वो कैसा निक्षेप है? सशुल्क निक्षेप है। तो निक्षेप अनुबंध निशुल्क और सशुल्क दोनों प्रकार का हो सकता है। तो ये निक्षेप अनुबंध की कुछ खास प्रमुख विशेषताएं होती हैं। अब निक्षेप अनुबंध के प्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं, यानी निक्षेप के अनुबंध किस किस रूप में हमको देखने को मिलता है, तो उसके कई स्वरूप हो सकते हैं। जैसे सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से क्या है कि जैसे बैंक के लॉकर में आप कोई सामान रखते हैं, बहुमूल्य धातु, सोना चांदी आप रखते हैं, तो ये निक्षेप का उदाहरण है। तो निक्षेप अनुबंध यहाँ किस वजह से, किस कारण से हो रहा है? सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। इसी तरह से किसी वस्तु में सुधार के लिए, मरम्मत के लिए निक्षेप हो सकता है। जैसे स्कूटर मैकेनिक के लिए आपने दिया, कपड़े आपने धोबी को प्रेस होने के लिए दिए, तो ये किस वजह से निक्षेप है? इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से, सुधार की दृष्टि से, मरम्मत की दृष्टि से। इसी तरह से निक्षेप अनुबंध जो है वो परिवहन के लिए भी हो सकता है। परिवहन के लिए किस रूप में होता है कि आपको एक माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, तो आप ट्रांसपोर्ट कंपनी को माल सौंपते हैं। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट कंपनी को माल सौंपना ये भी निक्षेप के अंतर्गत आता है।
आपको एक फ्रिज जो है वो मान लीजिए अलवर से दिल्ली भेजना है, तो आपने फ्रिज को ट्रांसपोर्ट कंपनी में बुक कराया, यानी आपने अपनी वस्तु जो है दूसरे पक्षकार को खास मकसद से दी, तो ये भी निक्षेप का ही उदाहरण है। तो ट्रांसपोर्ट में जो माल जाता है एक जगह से दूसरी जगह, निक्षेप ही है। इसी तरह से निक्षेप जो है वो किराया प्राप्त करने की दृष्टि से भी होता है। जैसे बाजार में साइकिल किराए पर मिलती है, बाइक किराए पर मिलती है, टेंट हाउस वाला जो है वो कुर्सियाँ किराए पर देता है। तो ये सब क्या है, किराया प्राप्त करने की दृष्टि से, आमदनी प्राप्त करने की दृष्टि से निक्षेप का ही एक उदाहरण है। इसी तरह से जब आप कोई वस्तु या संपत्ति जमानत के तौर पर किसी के पास रखते हैं, तो वो भी निक्षेप है, वो भी बेलमेंट है। बैंक से आपने लोन लिया और बैंक के पास आपने अपना ट्रैक्टर जो है वो गिरवी रख दिया, जमानत के तौर पर रख दिया, तो ये भी बेलमेंट यानी निक्षेप का ही एक स्वरूप है। तो निक्षेप के आधार प्रकार कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन सब में बात एक ही है कि अस्थायी तौर पर अपनी वस्तु या संपत्ति दूसरे पक्षकार को सौंपना, देना, पर्पस के पूरा हो जाने के पश्चात अपनी वस्तु को प्राप्त कर लेना, ये निक्षेप है।